बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और हमारी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 पे लेक्चर की जो सीरीज़ चल रही हैं उस पे आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे पहुंच आए हैं। डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स 149 सेक्शन है सैलरीज़ का। मेरा एक लेक्चर है जिसमें मैंने 2025 का कंपैरिजन किया था कि सबसे ज़्यादा टैक्स किस में कलेक्ट हुआ, तो हमने ये देखा कि 500 अरब रुपया जो है वो सैलरी क्लास ने टैक्स दिया। रिटेल, होलसेल, कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टी, सेल, परचेज सारे इससे कम रहे। सबसे ज़्यादा टैक्स जो है वो सैलरी क्लास ने दिया था। ये मेरी एक वीडियो है, इस पर बहुत आप लोगों ने देखी भी। तो उसमें मैंने बताया कि कई सेक्टर्स ने मिल के भी सैलरी वालों से कम टैक्स दिया। वो क्या रीज़न है, कैसे वो टैक्स ज़्यादा आ जाता है, क्यों आ जाता है, तो उसकी रीज़न ये है सेक्शन 149। सेक्शन 149 में जो भी एम्प्लॉयर है जिसने सैलरी देनी है उसको डायरेक्शंस दी गई हैं कि आपने आपके जिस एम्प्लॉय की जितनी सैलरी बन रही है और उस पर टैक्स जितना कैलकुलेट हो रहा है, आपने पहले वो टैक्स काटना है और फिर उसको सैलरी देनी है। तो इसलिए जितना गवर्नमेंट सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर के भी सबसे पहले टैक्स काटा जाता है, फिर दिया जाता है। फिर कारपोरेट सेक्टर जितना है उसमें भी टैक्स काटा जाता है, फिर सैलरी दी जाती है। इसी तरह किसी हद तक इंडिविजुअल और एओपी भी करते हैं, लेकिन मेजर जो है वो कारपोरेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर से आता है। तो बाज़ औक़ात इंडिविजुअल और एओपी मैनेज कर लेते हैं कुछ कैश में और कुछ इस तरह से दे के, लेकिन जो मेजर रेवेन्यू है वो कारपोरेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर से आता है कि वो सेक्शन 149 के तहत सैलरी जब दी जाती है उसमें पहले टैक्स काटा जाता है, टैक्स गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा करवाया जाता है और फिर उनको सैलरी मिलती है। इसलिए सैलरी कट के ही मिलती है। अब एम्प्लॉई के इख्तियार में नहीं होता कि वो इसमें से टैक्स दे या ना दे। तो इसको पढ़ते हैं, ला क्या कहता है। एवरी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग अ सैलरी, वही मैंने एम्प्लॉयर की बात की कि जो रिस्पॉन्सिबल है सैलरी पे करने का, टू एन एम्प्लॉई shall at the time of payment deduct a tax from the amount paid at employees average rate of tax computed at the rate specified in division 1 part 1 of the first schedule। के जो एक टेबल दिया गया है जिसमें बताया गया है कि ये 6 लाख तक सैलरी एग्जाम्प्ट है, 6 लाख से 12 लाख तक अब 1% हो गया है, पीछे ज़्यादा था 5% था, अब 1% कम हो गया है अगले बजट में। तो इसी तरह उसमें जो उसको एवरेज आउट किया जाएगा साल की सैलरी के मुताबिक, और जितनी भी होगी वो हर महीने उसमें से काटा जाएगा। ऑन द एस्टिमेटेड इनकम ऑफ द एम्प्लॉय चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी फॉर द टैक्स ईयर ऑन विच पेमेंट इज मेड इंक्लूडिंग द टैक्स अंडर सेक्शन 4AB। 4AB के तहत अगर किसी को सुपर टैक्स लगता है तो वो भी उसमें से लिया जाएगा। आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट ऑफ टैक्स विद हेल्ड फ्रॉम एम्प्लॉय अंडर अदर हेड्स and the tax credit admissible under section 61 and 63 during the tax year after obtaining documentary evidence as may be necessary। तो अब ये होगा कि जितनी भी सैलरी किसी की साल की है उस पर टैक्स जितना बढ़ता है उसको एवरेज आउट कर लिया जाएगा। वो क्योंकि एस्टिमेटेड है, हो सकता है 6 महीने बाद बंदा सैलरी जॉब छोड़ दे, तो उसमें वो पहला जो एस्टिमेटेड साल के मुताबिक ही कटा होगा। अब अगले में जब जाएगा तो वो उसमें और पोजीशन होगी, तो जून में जाके अपने डिफरेंसेस एम्प्लॉई जो निकाल लेते हैं। तो इस तरह से सैलरी आपने दे, जो एम्प्लॉइज़ हैं उनके लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको जब सैलरी स्लिप मिलती है तो उसमें टैक्स की अमाउंट लिखी होती है कि इतना आपका टैक्स विद हेल्ड हो गया है। और जो कॉरपोरेट सेक्टर के ज़्यादा अर्निंग वाले एम्प्लॉइज़ हैं उनकी तो 35% तक टैक्स कट रहा होता है और वो पे कर रहे होते हैं खुशी खुशी। तो इसके लिए बताया गया है, सब क्लास 1 है, टैक्स विद हेल्ड फ्रॉम द एम्प्लॉई अंडर दिस ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग द टैक्स ईयर। वो ड्यूरिंग द टैक्स ईयर अगर कोई विद हेल्ड किया गया है तो उसमें से माइनस कर दिया जाएगा। एनी एक्सेस डिडक्शन और एफिशिएंसी अराइजिंग आउट ऑफ एनी प्रीवियस डिडक्शन, फेलियर टू मेक डिडक्शन ऑफ द ईयर, the average rate of tax of the employee for the tax year for the purpose of subsection 1 shall be computed in accordance with the following formula namely। तो उसमें अगर किसी में टैक्स रह गया है तो उसको अगले में, जैसे बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि एजीपीआर के किसी एक में टैक्स नहीं कटा होता तो दूसरे में ज़्यादा कट जाता है। ऐसे ही एम्प्लॉइज़ का है, जून में जाके उसको एवरेज आउट करते हैं, जून में जहाँ तो वो फिर ज़्यादा हो जाता है या कम हो जाता है टैक्स। इस तरह से जो मतलब टोटल टैक्स को कैलकुलेट कर लिया जाता है। तो ये फार्मूला है A/B वेयर A इज़ द टैक्स दैट वुड बी पेएबल इफ़ द अमाउंट रेफर्ड टू बी
in component B of the formula where the implies taxable income for that year, and B is the implies estimated income under the head salary for the tax year plus tax chargeable under section 4AB। तो B जो होगा वो सैलरी और 4AB के तहत जो चार्जेबल टैक्स है वो है, और A जो है वो टैक्स पेएबल जो है प्रीवियस ईयर का। इसी तरह आ जाता है सब सेक्शन 3 है, नॉट वी स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सब सेक्शन 1 and 2, every person responsible to making a payment for the directorship fee or the fee for attending the board meetings and such fee whatever name called shall be the time of payment deduct tax at the rate of 20% of the gross amount payable। तो इसी तरह अगर किसी को डायरेक्टर फीस दी जा रही है या फ़ी दी जा रही है अटेंडिंग ऑफ द बोर्ड मीटिंग्स, तो उसको जो भी नाम दिया जाएगा लेकिन वो सैलरी की तरह उसमें भी 20% ग्रॉस अमाउंट से काटा जाएगा। सबसेक्शन 4 है डिडक्टिबल टैक्स डिडक्टिबल अंडर सबसेक्शन 2 शैल बी एडजस्टेबल। हाँ, तो ये अब सैलरीड पर्सन का जो भी डिडक्ट हो रहा है साल के एंड में वो सारा एडजस्ट करते हैं अपना और अपनी रिटर्न फाइल कर देते हैं। अगर तो सिर्फ सैलरी पर्सन है उसको और कुछ भी नहीं जमा करवाना पड़ता, वही टैक्स जो होता है वो उसको डिडक्ट करके तो उसको एडजस्ट कर लेते हैं। लें जी, आगे है सेक्शन 150 डिविडेंड। ऐसे लोग जिन्होंने स्टॉक्स में अपनी इन्वेस्टमेंट की होती हैं, शेयर्स ख़रीदे होते हैं मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के, तो उसको भी जब डिविडेंड मिलता है तो वो डिविडेंड पे टैक्स काट के उनको डिविडेंड मिलता है, तो वो उसका फाइनल ऑलमोस्ट टैक्स होता है अगर सिर्फ वही इनकम है। तो इसके बारे में ला क्या कहता है, एवरी पर्सन पेइंग अ डिविडेंड शेल डिडक्ट टैक्स फ्रॉम द ग्रॉस अमाउंट ऑफ द डिविडेंड पेड or collected tax from the amount of dividend is specified at the rate specified in division 1 part 3 of the first schedule। division 1 part 3 और फर्स्ट शेड्यूल में पहले 15% था, अब शायद 20 हो गया, लेकिन पहले 15% था डिविडेंड। अब देखेंगे हम इसमें क्या अप्रूव होकर जो आता है, तो उसके मुताबिक जो है वो डिविडेंड पहले काटेगी कंपनी और फिर उसको बाकी टैक्स काट के बाकी पैसे देंगे। इसी तरह प्रॉफिट ऑन डेट है, ये इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है या जिन्होंने बैंक में पैसे रखे हैं। तो प्रॉफिट ऑन डेट किस तरह से करते हैं, ये प्रॉफिट ऑन डेट पहले जो था वो 15% था, लेकिन इस बजट में उसको 20% कर दिया गया है फाइलर के लिए, और नॉन फाइलर के लिए 40% कर दिया गया है। और इसी तरह जो 5 मिलियन वाली शर्त थी, 5 मिलियन तक अगर है तो नॉर्मल रेट होगा, 5 मिलियन से एक्सीड कर जाएगा तो उस पे वो नॉर्मल रेट में आ जाएगा इनकम के। लेकिन इस साल में वो इंडिविजुअल को उसमें से निकाल दिया गया है, जो कंपनीज़ और एओपीज़ हैं उसको उसमें रखा गया है। तो इसकी क्लास ए क्या है, ए पर्सन पे यील्ड ऑन एन अकाउंट डिपॉजिट आर अ सर्टिफिकेट अंडर द नेशनल सेविंग स्कीम आर द पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम में अगर होगा तो उसको जो भी यील्ड पे की जाती है, जितना भी प्रॉफिट दिया जाता है उसमें से टैक्स अब 20% कटा करेगा। द बैंकिंग कंपनी आर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे एनी प्रॉफिट ऑन द डेट बीइंग अ अकाउंट ऑफ डिपॉजिट एंड मेंटेन विद द कंपनी एंड इंस्टीट्यूट। तो जो भी प्रॉफिट जो है वो डिपॉजिट किया जाएगा या मेंटेन किया जाएगा किसी भी इंस्टीट्यूट जो देगा उसमें से काटा जाएगा। द फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट पे एनी पर्सन द प्रॉफिट ऑन डेट या सिक्योरिटीज़ या किसी पे भी वो गवर्नमेंट पे करती है प्रॉफिट, उसमें भी वो टैक्स काटेगी और वो देगी। तो ये 151 के तहत है। बैंकिंग कंपनी है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंपनी रेफर टू एज सबसेक्शन 1 एंड क्लास 1 एंड क्लास 2 क्लास बी ऑफ सबसेक्शन 2 of section 80 of the finance society pay any profit or any bond, certificate, debenture, security, instrument or any kind other than the loan government agreement between the borrower and banking company or development finance institution to any person other than the financial institution। तो अब ये है कि कोई भी, हमने सारे तकरीबन ऑलमोस्ट काउंट कर लिए, कोई बैंकिंग कंपनी है, फाइनेंस कंपनी है, गवर्नमेंट है, कहीं से भी प्रॉफिट ऑन डेट मिलता है तो उस प्रॉफिट ऑन डेट पे टैक्स होगा कैलकुलेट, और वो पहले 15% था अब 20% से उस पर होगा। फाइलर के लिए, नॉन फाइलर के लिए रेट इससे डबल है। द पेयर ऑफ द प्रॉफिट शैल डिडक्ट टैक्स एट द रेट स्पेसिफाइड इन डिवीजन 1A ऑफ पार्ट 2 जो मैंने आपको बता दिया ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल फ्रॉम ग्रॉस अमाउंट ऑफ यील्ड आर द प्रॉफिट पेड एज अ रिड्यूस by the amount of zakat if any paid in receipt under the zakat and usher ordinance
इट इज़ एट द टाइम ऑफ द प्रॉफिट पेड फॉर द, हाँ तो उसमें से वो कहते हैं जी प्रॉफिट उसमें से टैक्स जो है वो पूरी अमाउंट में लिया जाएगा, हाँ अलबत्ता उसमें से ज़कात जो है उसका क्रेडिट दे दिया जाएगा, वो निकाल दी जाएगी। इसी तरह एवरी स्पेशल पर्पज़ व्हीकल आर अ कंपनी एट द टाइम ऑफ मेकिंग अ पेमेंट ऑफ द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट in a skuk and skuk holders are deduct tax from the gross amount of return on investment at the rate specified in division 1B part 3 of the first schedule। तो skooks जो हैं उन पे भी जो प्रॉफिट दिया जाएगा उसमें भी टैक्स काट के पैसे जमा करवाए जाएंगे। वो शेड्यूल में रेट्स हैं, रेट्स को सारों को एक दिन में आपको सारे रेट्स ही डिस्कस कर लेंगे हम। सैलरी में किस तरह से कटता है, प्रॉफिट ऑन डेट्स में किस तरह से, प्रॉपर्टी से किस तरह से, वो किसी दिन एक लेक्चर में हम सारे डिस्कस करेंगे ताकि वो भी आपके जहन में रहें। इसी तरह सेक्शन सब सेक्शन 2 है, दिस सेक्शन शेल नॉट अप्लाई टू एनी प्रॉफिट ऑन डेट दैट इज सब्जेक्ट टू सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 152। तो सेक्शन जो नॉन रेजिडेंट पर्सन का ऑलमोस्ट है ये, कि नॉन रेजिडेंट पर्सन के लिए नहीं होगा कि अगर नॉन रेजिडेंट पर्सन कोई लोन देता है तो उसको जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट पे नहीं कटेगा। इसी तरह टैक्स डिडक्टिबल अंडर दिस सेक्शन शेल बी मिनिमम टैक्स on the profit on debt arising to the taxpayer except where taxpayer is a company and profit on debt is on the tax payable under section 7B। तो अब दो चीज़ों में मिनिमम टैक्स है, मीन ये एक फ़ाइनल टैक्स होगा, यही पे करना होगा। जैसे कि पिछले में हमने पढ़ा था कि जो मिनिमम टैक्स की लिस्ट थी कुछ कंपनीज़ की कि उनके लिए मिनिमम टैक्स होगा, बाकी जो हैं कंपनी इंपोर्ट स्टेज पे जो हम पढ़ रहे थे कि वो उनके लिए फ़ाइनल, जैसे एडिबल ऑयल, पैकिंग मटेरियल और जिस डेट के लिए हमने पढ़ा था कि वो तो मिनिमम टैक्स होगा, फ़ाइनल टैक्स उनका लिया होगा, और जो होगा मैन्युफैक्चरर के लिए वो मिनिमम टैक्स नहीं होगा। इसी तरह इसमें भी ये फ़ाइनल टैक्स होगा, मिनिमम टैक्स होगा सब के लिए, सिवाय किसके कि अगर वो कंपनी है तो उसके लिए नहीं होगा, और प्रॉफिट ऑन डेट अंडर सेक्शन 7B अगर दिया जा रहा है तो उसके लिए भी नहीं होगा। ठीक है जी। अब पेमेंट टू अ नॉन रेजिडेंट पर्सन 152 हमने बात की थी कि अगर नॉन रेजिडेंट पर्सन है तो उसको पेमेंट दी जाती है, तो उसका क्या किया जाएगा। तो एवरी पर्सन पेइंग एन अमाउंट ऑफ रॉयल्टी फी टेक्निकल सर्विसेज आर नॉन रेजिडेंट पर्सन दैट चार्जेबल टू टैक्स अंडर सेक्शन 6 shall deduct a tax from the gross amount paid at the rate specified in division 4 part 1 of the first schedule। तो नॉन रेजिडेंट पर्सन को जब भी हम कोई रॉयल्टी देंगे किसी सर्विसेज के अगेंस्ट, टेक्निकल सर्विसेज के अगेंस्ट पैसे देंगे, तो उसमें डिवीजन 4 पार्ट 1 में जो रेट्स दिए गए हैं उस रेट्स के मुताबिक उनसे टैक्स काटेंगे पहले, फिर पेमेंट देंगे। इसी तरह एवरी पर्सन मेकिंग अ पेमेंट इन फुल पार्ट इंक्लूडिंग द पेमेंट ऑफ द वे ऑफ एडवांस टू अ नॉन रेजिडेंट पर्सन ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ, किस चक्कर में कि फुल पेमेंट है, पार्ट पेमेंट है, या क्या किस चक्कर में दी जाती है कि क्लास ए है कॉन्ट्रैक्ट एंड सब कॉन्ट्रैक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन आर असेंबली, जहाँ तो उसका कोई कॉन्ट्रैक्ट है, असेंबली या इंस्टॉलेशन प्रोजेक्ट इन पाकिस्तान है इंक्लूडिंग द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सप्लाई ऑफ सुपरवाइजरी एक्टिविटी रिलेशन टू सच प्रोजेक्ट्स। तो अब ये है कि जहाँ तो वो कॉन्ट्रैक्ट कोई हुआ था उसके अगेंस्ट है, या कंस्ट्रक्शन है, असेंबली है, या सुपरवाइजरी बाज़ जैसे कि नेस्पाक ये देता है सुपरवाइजरी एक्टिविटीज़, इसको दिया जाता है तो उस पर भी टैक्स कटेगा। एनी अदर कंट्रैक्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्विसेज रेंडरिंग रिलेटिंग एंड देयर टू, यहाँ कोई कंस्ट्रक्शन सर्विसेज और हैं उसके रिलेटेड अगर है। सी है कॉन्ट्रैक्ट टू एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज रेंडरिंग बाई टीवी सैटेलाइट चैनल के ज़रिए कोई अगर आ रही हैं तो उन सर्विसेज पे भी टैक्स काटा जाएगा। शेल डिडक्ट टैक्स फ्राम द ग्रॉस अमाउंट पेएबल अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एट द रेट स्पेसिफाइड इन डिवीजन 2 पार्ट 3 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल। तो इसमें ये बताया गया है कि किस रेट से टैक्स आपने उनसे लेना है। सब सेक्शन 1AA है, एवरी पर्सन मेकिंग अ पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम आर री इंश्योरेंस प्रीमियम नॉन रेजिडेंट पर्सन शेल डिडक्ट अ टैक्स फ्राम द ग्रॉस अमाउंट पेड टू अ स्पेसिफाइड डिवीजन 2 पार्ट 3 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल। इसी तरह कोई अगर प्रीमियम देता है और री प्रीमियम देता है तो उस पर भी इसमें टैक्स काटा जाएगा। सब सेक्शन 1AA है, एवरी पर्सन मेकिंग अ पेमेंट टू एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज टू अ नॉन रेजिडेंट मीडिया, नॉन रेजिडेंट बाहर के किसी मीडिया से आप एडवर्टाइजमेंट करवा रहे हैं, रिलेइंग फ्रॉम आउटसाइड पाकिस्तान शेल डिडक्ट अ टैक्स फ्राम द ग्रॉस अमाउंट पेड एट द रेट स्पेसिफाइड इन डिवीजन 2 और पार्ट 3 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल में ये भी दिया गया है तो वो भी काटा जाएगा। इसी तरह 1B है, द टैक्स डिडक्टिबल अंडर सब सेक्शन 1A, 1AA एंड 1AAA
शैल बी द मिनिमम टैक्स ऑन द इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट पर्सन। तो वो मिनिमम और फाइनल उसको समझा जाएगा, वो ही टैक्स होगा। सब सेक्शन 1B है, एवरी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग अ पेमेंट डायरेक्टली through an agent, intermediary or non-resident person for the foreign produced or the commercial advertisement or any television channel or any other media shall deduct a tax at the rate of 20% from the gross amount paid. Tax deductible under this section shall be the final tax and the income of non-resident arising out of the payment। अब ये है कि अगर हम कोई डायरेक्टली किसी इंटरमीडिएट या किसी एजेंट के जरिए किसी नॉन रेजिडेंट और फॉरेन प्रोड्यूस्ड कमर्शियल के लिए या एडवर्टाइजमेंट के लिए दे रहे हैं किसी चैनल को, तो वो 20% उसको टैक्स देना होगा और ये फाइनल टैक्स होगा, फाइनल समझा जाएगा। इसी तरह सब सेक्शन 1C है, एवरी बैंकिंग कंपनी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिमिटेड आउटसाइड पाकिस्तान एन अमाउंट ऑफ फी offshore digital services chargeable to tax under section 6, the non-resident person on behalf of any resident permanent establishment and non-resident Pakistan shall deduct a tax from the gross amount paid at the rate specified in division 4 part 1 of the first schedule। तो इसी तरह अब जो बैंकिंग कंपनी उसको ट्रांसफ़र कर रही होगी, अमाउंट बाहर रिमिट कर रही होगी, उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो उसमें से 20% टैक्स काटे और गवर्नमेंट को जमा करवाए और फिर रिमिट करे। इसी तरह एवरी बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मेंटेनिंग ए स्पेशल कन्वर्टिबल रुपी अकाउंट, जिसके पास SCRA रुपी अकाउंट को स्पेशल कन्वर्टिबल है, ए नॉन रेजिडेंट कंपनी हैविंग नो permanent establishment in Pakistan shall deduct from the capital gain arising on the disposal of debt instrument of the government securities including the treasury bill of Pakistan and investment bond interest through at the specified division 2 and 3। तो इसको भी जो गवर्नमेंट ट्रेजरी के या कोई दूसरे बिल्स होंगे उन पे भी टैक्स जो काटा जाएगा वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन काटेगा। इसी तरह 1D है, एवरी बैंकिंग कंपनी मेंटेन फॉरेन करेंसी वैल्यू अकाउंट, जिसके पास होता है वो भी आर नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी रुपी वैल्यू अकाउंट है ऑफ द नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल होल्डिंग पाकिस्तानी ओरिजिन कार्ड ऑफ द नेशनल आइडेंटिटी कार्ड ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानी आर कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड शैल डिडक्ट अ टैक्स फ्रॉम द कैपिटल गेन अराइजिंग on the disposal of debt instrument and government securities and certificates including Shara compliant variant invested through the aforesaid account at the rate specified in division 2 and 3। तो वो भी अगर किसी ने जिसके पास नाइकॉप है, पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड है और उनके जो डेट इंस्ट्रूमेंट पे टैक्स आ रहा है उस पे भी टैक्स काटा जाएगा। इसी तरह 1DB है, एवरी स्पेशल पर्पज़ व्हीकल कंपनी आर टाइम ऑफ मेकिंग अ पेमेंट रिटर्न इन्वेस्टमेंट इन स्कूक एंड नॉन रेजिडेंट स्कूक होल्डर्स जो हैं, इसी तरह जिस तरह रेजिडेंट से काट रहे हैं इसी तरह नॉन रेजिडेंट का होगा। और 1D है, एवरी एक्सचेंज कंपनी लाइसेंस इन द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान शैल डिडक्ट एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट एंड सर्विसेज एंड द कमीशन फी वट एवर द नेम कॉल्ड द ग्लोबल मनी ट्रांसफ़र ऑपरेटर, यानी कि जो पाकिस्तानी रुपये को कन्वर्ट करके ग्लोबली भेज रहे हैं उनकी ज़िम्मेदारी होगी कि वो उसको टैक्स पहले टैक्स काटें और फिर पेमेंट दें। इसकी प्रोवाइजो है, प्रोवाइडेड दैट वेयर सच रिटेन्ड सर्विसेज चार्ज ऑफ द कमीशन आर फी वट एवर नेम कॉल्ड फ्राम द अमाउंट पेड टू द एक्सचेंज कंपनी आर द अकाउंट द एक्सचेंज कंपनी शैल डीम्स टू हैव बीन पेड अ सर्विस चार्जेज एंड कमीशन फी वट एवर नेम इज़ कॉल्ड एक्सचेंज कंपनी शैल कलेक्ट अ टैक्स अकॉर्डिंगली। तो उसको जो एक्सचेंज कंपनी है उसको अगर कोई कमीशन और फीस दी जाती है तो उसका भी टैक्स काटा जाएगा। इसी तरह 1DD, एवरी बैंकिंग कंपनी वाइल मेकिंग अ पेमेंट टू अ कार्ड नेटवर्क कंपनी पेमेंट गेटवे आर एनी अदर पर्सन ट्रांजैक्शन फी एंड लाइसेंसिंग फी सर्विसेज चार्जेस कमीशन फी व्हाटसोएवर कॉल्ड आर इंटर बैंक फाइनेंशियल टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज शैल डिडक्ट अ टैक्स एट द रेट गिवन इन डिवीजन 4 पार्ट 1 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल। तो इसी तरह जो ऑनलाइन बैंकिंग हो रही है, कार्ड की बैंकिंग हो रही है, उस पर भी जो टैक्स होगा वो भी फर्स्ट शेड्यूल के मुताबिक काटा जाएगा। और प्रोवाइडेड वेयर कार्ड नेटवर्क कंपनी आर पेमेंट गेटवे आर एनी अदर पर्सन रिटेन अ मनी इन रिलेशन टू ऑफर मैंशन सर्विसेज फ्रॉम the amount payable to banking company or on account banking company shall deems to have paid the amount and the banking company shall collect tax accordingly। तो इसी तरह बैंकिंग कंपनी जो है वो भी अपना टैक्स अकॉर्डिंगली काटेगी। सेक्शन 1 ये है दी टैक्स डिडक्टिबल अंडर सब सेक्शन 1D 1DA 1DB 1DC एंड 1DA शैल बी द फाइनल टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द पर्सन मैंशन देयर ऑन। तो अब ये है कि जैसे भी कोई भी चीज़ जिसमें से नॉन रेजिडेंट को कोई पेमेंट हो रही है तो उसका टैक्स काट के पेमेंट दी जाएगी और जो भी पेमेंट हो जाएगी जो ग्लोबली ट्रांसफ़र कर रहे होंगे अमाउंट उनको वो पेमेंट काटनी होगी और इनमें जो भी टैक्स कटा है वो फाइनल टैक्स होगा। इसका लुबे लबाब यही है।
Subsection 4 है subject to section 3 every person paying amount to the non-resident person other than the amount which is subsection 1 or subsection 1A 1 AAA 1C 2A applies shall deduct a tax from the gross amount paid at the rate specified in division 2 of part 1 of the first schedule में जो भी दिया गया है उसके मुताबिक रेट के मुताबिक टैक्स डिडक्ट होगा। और सेक्शन 2A है every prescribed person making a payment in full or part including the payment by way of advance permanent establishment tax on the non resident होगा तो फिर क्या सिचुएशन होगी। तो इसके लिए है कि for the sale of goods except where the sale is made by the importer of the goods and the tax under section 148 in respect of such goods has been paid and the goods are sold in the name condition as the where when imported कि जो import होंगी उसमें तो 148 के तहत होगा। फॉर रेंडरिंग एंड प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज हो सकती हैं, ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट, और इसके होगा तो पेएबल इंक्लूडिंग द सेल टैक्स इन एनी रेट स्पेसिफाइड इन डिवीजन 2 पार्ट 3 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल, उसमें सेल टैक्स और दोनों के रेट दिए जाएंगे। सब सेक्शन 2A है, सब सेक्शन 1AA शैल नॉट अप्लाई द अमाउंट ऑफ द रिटन अप्रूवल ऑफ द कमिश्नर दैट इज़ टैक्सेबल परमानेंट एस्टैब्लिश ऑफ द पाकिस्तान ऑफ नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी। तो इसके लिए कोई अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट है और नॉन रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तानी की, तो उसके मुताबिक किया जाएगा। 2B है टैक्स डिडक्टिव एंड अंडर सेक्शन 2A शैल बी मिनिमम टैक्स, तो 2A के तहत जो टैक्स काटा जाएगा वो मिनिमम होगा। provided that the tax deductible under clause A subsection 2A shall not be minimum tax where are received for the sale of goods by the company by a manufacturing good। अगर तो वो कंपनी अगर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग कर रही है तो वो फिर उसका मिनिमम नहीं होगा बल्कि उसके मुताबिक तो फिर जो उसका प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा तो वो उसके मुताबिक उसका करेगा। तो अब सब सेक्शन 2 डज नॉट अप्लाई अमाउंट दैट इज सब्जेक्ट टू डिडक्शन ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन 149 150, यानी कि सैलरी पे, डिविडेंड पे, प्राइस पे या कमीशन पे जो होगा वो नहीं होगी, उसमें शामिल नहीं होगी। विद द रिटन अप्रूवल ऑफ द कमिश्नर दैट द टैक्सेबल परमानेंट एस्टैब्लिश इन पाकिस्तान आर नॉन रेजिडेंट पर्सन, अगर कमिश्नर की अप्रूवल से कोई हुआ है तो उन पर भी टैक्स चार्ज नहीं होगा। दैट इज़ पेएबल पर्सन हु इज़ लायबल टू बी पे टैक्स ऑन अकाउंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड नॉन रेजिडेंट पर्सन अंडर सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 2। तो दैट इज़ पेएबल बाई अगर रिप्रेजेंटेटिव जो होगा अंडर सेक्शन 172 वो पे करेगा। वेर अ नॉन रेजिडेंट पर्सन इन नॉट चाहेबल टू टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ अमाउंट, तो नॉन रेजिडेंट जो पर्सन होगा वो इसमें उसको टैक्स नहीं लगाया जाएगा। ये सेक्शन काफ़ी लंबा होता जा रहा है तो आई थिंक ये लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा, हम इसको इधर क्लोज़ करते हैं और फिर नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे अगर कोई चीज़ें इस सेक्शन की रह गई हैं तो। उम्मीद है कि आपको जो चीज़ें की गई हैं नॉन रेजिडेंट के रिलेटेड स्पेशली या पहले सैलरीज़ की तो आपने बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे, डिविडेंड भी समझ गए होंगे। अब अगर नॉन रेजिडेंट की भी कोशिश मैंने की है कि कोई भी पेमेंट देनी है बाहर तो उसमें से टैक्स काट के नॉन रेजिडेंट पर्सन को वो पेमेंट देनी है। तो उम्मीद है कि आप इसको समझ रहे होंगे और दूसरों को समझाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर रहे होंगे। अगर फिर भी कोई चीज़ ना समझ आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई दूँगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।